नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसका यह 11वां पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने मानववादी भूगोल के बारे में पढ़ा था, जो कि मानव को केंद्र मान करके, मानव की क्रियाओं को केंद्र मान करके अध्ययन करता है और मानव का जो भावनात्मक पक्ष है उसके ऊपर ज़्यादा महत्व देता है, यानी उसके ऊपर ज़्यादा बल देता है। तो ये जो विचारधाराएं हैं, जैसे मानववादी भूगोल है, तो इसका विकास मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध हुआ, यानी मात्राओं में मानव की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अब अगला जो इसमें टॉपिक है वह है आचरण भूगोल। आचरण भूगोल को व्यवहारवादिता भी कहा जाता है या आचरण परक भूगोल भी इसको कहते हैं। आचरण परक भूगोल यानी किस पर आधारित है? व्यवहार पर। यानी ये क्या है? बिहेवियरल ज्योग्राफी यानी व्यवहार पर आधारित भूगोल है। अब मात्रात्मक क्रांति के विरोध के फलस्वरूप ही जो आचरण परक भूगोल है उसका उद्भव हुआ, यानी आचरण परक भूगोल है वो मात्रात्मक क्रांति के विरोध में उत्पन्न हुआ। मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध, क्योंकि आचरणवादी भूगोल क्या मानता है कि जो मनुष्य की और पर्यावरण के जो अंतर संबंध हैं, मानव एवं पर्यावरण के संबंधों को मात्रात्मक या गणितीय विधियों से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। आचरण भूगोल का क्या मानना है? मानव एवं पर्यावरण के संबंधों को मात्रात्मक या गणितीय विधियों से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी कोई मात्रा निश्चित नहीं होती। गणितीय विधियों या मात्रात्मक या सांख्यिकीय तकनीक जो हैं उनसे इसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। मात्रात्मक या गणितीय आंकड़ों से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो मानव एवं पर्यावरण के मध्य जो संबंध हैं वो क्या है? क्षेत्र विशेष के अनुसार अलग अलग हैं, जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार अलग अलग हैं। और मात्रात्मक जो विधियां हैं वो क्या करती हैं? एक ही संबंध के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए एक सिद्धांत लागू करने का प्रयास करती हैं, जो कि क्या है? एक सिद्धांत के द्वारा पूरी की पूरी जो क्षेत्रीय भिन्नता है उसको नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसमें सिद्धांतों में परिवर्तन होता रहता है। अब भूगोलवेताओं ने यह अनुभव किया कि जो मात्रात्मक तकनीकें हैं वो पर्यावरण एवं मानव के जो संबंध हैं उनकी सही से व्याख्या नहीं कर पाती, क्योंकि इनकी मात्रात्मक व्याख्या करना संभव नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध इसका उद्भव हुआ। अब मानव इसी के साथ क्या है? ये मानव के आर्थिक निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसका भी क्या करता है? विरोध करता है। मानव के आर्थिक निर्णयों का विरोध। अब मात्रात्मक विधि में क्या है? मानव को क्या माना गया है? आर्थिक। मानव को माना गया है आर्थिक, यानी मानव की क्रियाएं हैं वो सारी कैसी होती हैं? आर्थिक क्रियाएं होती, यानी आर्थिक क्रियाओं के आधार पर ही क्या है? पूरी की पूरी उसकी क्रियाएं हैं वो टिकी हुई होती हैं। यानी मनुष्य को क्या मानते हैं? ये आर्थिक प्राणी। मात्रात्मक विधियों में मनुष्य को क्या माना गया है?
आर्थिक प्राणी। तो मात्रात्मक विधियां क्या मानती हैं, या सांख्यिकीय विधियों में मनुष्य को आर्थिक प्राणी माना गया और उसकी सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो किस पर आधारित होती हैं, आर्थिक क्रियाकलापों पर आधारित होती हैं, यानी आर्थिक होती हैं। मानववादियों का क्या मानना है कि आर्थिक अगर क्रियाएं सारी होंगी तो मनुष्य जो कि तटीय भाग में निवास करता है, तटीय भाग में अब तटीय भाग में निवास करने वाला जो समुदाय है वह क्या है, बार बार वहां पर आपदाएं या बाढ़ की स्थिति बार बार उत्पन्न होने के बाद भी क्या है, यानी चक्रवातों के खतरे हैं, चक्रवात आएंगे तो तटीय क्षेत्र में क्या है, बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ होने से उसको क्या होगा, आर्थिक नुकसान होता है। बार बार आर्थिक नुकसान होने के बावजूद भी क्या है, वह अपना स्थान नहीं छोड़ता। तो इस प्रकार क्या है, अपना स्थान नहीं छोड़ता है वह, इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कुछ भावनात्मक चीजें भी रहती हैं, यानी केवल आर्थिक चीज को महत्व नहीं दिया जा सकता। मनुष्य के जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जो पक्ष हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि तटीय भाग का मानव है, उसके ऊपर चक्रवात एवं बाढ़ का खतरा है वो बना रहता है। लेकिन इसके बाद भी वह क्या करता है, उसी स्थान पर वह टिका रहता है, उसको छोड़ता नहीं है। तो इस प्रकार क्या है, जो मात्रात्मक क्रांति है उसके विरुद्ध इसका जो आचरण भूगोल है या बिहेवियरल ज्योग्राफी है उसका विकास हुआ। व्यवहारवादिता या आचरणवाद इसको कहा गया है, यानी मनुष्य का व्यवहार है उसके ऊपर इसने विशेष बल दिया है। अब इसके उद्देश्य क्या है, कि मात्रात्मक क्रांति के माध्यम से जो मॉडल विकसित हुए हैं तो पहला क्या है, मात्रात्मक क्रांति के अंदर जो मॉडल विकसित हुए या मात्रात्मक क्रांति के माध्यम से जो मॉडल विकसित हुए हैं वो क्या है, उनके वैकल्पिक जो स्वरूप हैं वो उत्पन्न करना या बनाना। मात्रात्मक क्रांति में विकसित सिद्धांतों के विकल्प तैयार करना या ढूंढना, ये इसका सिद्धांत उद्देश्य है। यानी मात्रात्मक क्रांति, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि मात्रात्मक क्रांति है वो मानव एवं पर्यावरण के सभी पक्षों का सही से अध्ययन नहीं कर पाती, ऐसा आचरणवादियों का मानना है। और वो क्या करते हैं कि मात्रात्मक क्रांति में जो सिद्धांत, जो मॉडल विकसित हुए, जो आंकड़ों के माध्यम से विभिन्न जो चीजें हैं या जो संबंध है उनका आकलन करने का प्रयास करते हैं, तो उनके स्थान पर विकल्प तैयार करना। कैसे विकल्प तैयार करना, जिससे क्या है, मात्रात्मक विधियों के अतिरिक्त यानी मानव के जो पर्यावरण से संबंधित विभिन्न निर्णय हैं, मानव के जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनके बारे में जिनसे जाना जा सके। दूसरा क्या है कि पर्यावरण को परिभाषित करना कि वह किस प्रकार मानव के निर्णय को प्रभावित करता है। दूसरा उद्देश्य क्या है, पर्यावरण को परिभाषित करना तथा मानव निर्णयों पर उसके प्रभाव। यानी पर्यावरण है वो क्या चीज है और किस प्रकार मानव के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो केवल आर्थिक न होकर के उनके ऊपर पर्यावरण का प्रभाव भी होता है।
ऐसा इनका उद्देश्य है। यानी इसके बारे में भी बताना कि जो मानव के निर्णय लेने की प्रक्रिया है वह किसके द्वारा तय हो रही है, पर्यावरण के द्वारा तय हो रही है। यानी निर्णय जो है वो कौन तय कर रहा है, पर्यावरण। पर्यावरण के द्वारा मानवीय निर्णय है वो तय होते हैं। अब मानवीय निर्णयों के ऊपर पर्यावरण का प्रभाव, तो ये दूसरा इनका उद्देश्य था कि मानव किस प्रकार अपने आसपास का जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसके द्वारा अपने निर्णयों को निर्धारित करता है, यानी उसके निर्णय किस प्रकार पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होते हैं। इसके बाद मानव जो निर्णय लेने, व्यवहार करने की मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक जो सिद्धांत है उनको स्पष्ट करना। यानी मानव का जो व्यवहार है, मानव के निर्णय लेने के सामाजिक एवं मानव के निर्णय लेने के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को स्पष्ट करना। क्योंकि मात्रात्मक क्रांति है वह किस पर ज्यादा बल देती है, आर्थिक क्रियाओं पे। मानव आर्थिक क्रियाओं के आधार पर निर्णय लेता है, आर्थिक लाभ के आधार पर निर्णय लेता है। लेकिन जो आचरणवाद है वो क्या कहता है कि हमें मानव के निर्णय लेने के पीछे जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनका भी वर्णन करना चाहिए। यानी कौन से सामाजिक सिद्धांत, यानी मानव है जो किसी भी चीज को लेकर के निर्णय लेता है तो उसमें कुछ सामाजिक उसका स्वरूप भी रहता है और उसके साथ उसकी कुछ मनोवैज्ञानिक जो कारण है उसके पीछे वो भी उसको प्रभावित करते हैं। जैसे क्षेत्र विशेष में अलग अलग कृषि प्रारूप का विकास हुआ है तो कुछ न कुछ समाज की जो भूमिका है वो भी है उसमें, क्योंकि वहाँ के जो लोगों की जो खाद्य है, यानी वो कौन सी फसल को खाद्य फसल के रूप में उपयोग करते हैं, चावल को उपयोग करते हैं, चावल का ज़्यादा विकास हुआ है। जहाँ पर गेहूं का उपयोग करते हैं वहाँ पर गेहूं की फसल ज़्यादा बोई जाती है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं क्या है, उनके समाज और मनोवैज्ञानिक जो उनकी जो क्रिया है उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं मानव के निर्णय है वो प्रभावित होते हैं। तो इसलिए मानव के निर्णय लेने के जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उनके बारे में भी हमें अध्ययन करना चाहिए, जानना चाहिए। इसके अलावा जो एक तो छोटे समूह में लोग रहते हैं, दूसरा किसी बड़े समूह में लोग जो रहते हैं उनके व्यवहार को भी प्रदर्शित करना। यानी छोटे समूह में जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़े समूह में रहने वाली जो जनसंख्या है उसके व्यवहार के लिए परिवर्तन करना। यानी छोटे समूह के लोग हैं उनके निर्णय किस प्रकार किन चीज़ों पर आधारित होते हैं और पूरे समाज का जो निर्णय है वो किस आधार पर निर्भर करता है। यानी समूह के आधार पर निर्णय एवं व्यवहार का वर्णन। अब जनसंख्या समूह अगर छोटा होगा तो उनका व्यवहार है वो अलग तरीके से। यानी एक छोटा जन समूह है जिसके पास पर्याप्त भूमि है कृषि करने के लिए। अब जैसे छोटे जो जन समूह है, जैसे कुछ आदिवासी जनजातियां वनों में निवास करती हैं, वहाँ पर पर्याप्त भूमि है तो वो पेड़ों को काट करके वहाँ पर क्या है कुछ समय के लिए अस्थायी कृषि करते हैं, फिर आगे दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। और जो बड़ी जनसंख्या है, यानी जहाँ पर जिस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है तो वहाँ पर क्या है अस्थायी कृषि न करके गहन एवं स्थायी कृषि की जाती है, क्योंकि बड़ी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ज़्यादा मात्रा में अन्न की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार समूह के आधार पर निर्णय एवं व्यवहार है वो प्रभावित होते हैं। तो इसका अध्ययन करना भी उद्देश्य है। अब मानव के जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उनकी गणितीय और जो सांख्यिकीय सिद्धांत है उनकी जगह पर कुछ अन्य सिद्धांतों को, विकल्पों को खोजना। जैसा कि पहला है ये इसी प्रकार का है, ये कहीं ना कहीं इसमें मात्रात्मक क्रांति में विकसित सिद्धांत हैं। तो मात्रात्मक क्रांति में कौन से सिद्धांत विकसित हुए? मात्रात्मक क्रांति में सिद्धांत विकसित हुए गणितीय और सांख्यिकीय।
तो उन गणितीय और सांख्यिकीय सिद्धांत हैं, उनके अलावा मानव की जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, निर्णय लेने में जो गुण होते हैं वो क्या है, उनकी जो सांख्यिकीय और गणितीय मॉडल हैं उनके अलावा उनकी वैकल्पिक विधियों को भी खोजना कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त जो आचरण पर भूगोल है, जो मानव के क्रियाकलाप हैं और साथ में जो भौतिक पर्यावरण है उसकी संरचनात्मक व्याख्या करने के बजाय क्या है, उसकी प्रक्रियात्मक व्याख्या पर बल देता है। यानी संरचनात्मक किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वह तो क्या है, एक संरचनात्मक संबंध हो गया। प्रक्रियात्मक यानी एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर करते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे पर्यावरण में मनुष्य की किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, यह वर्णन भी करने का इसका उद्देश्य है। यानी मानव एवं पर्यावरण के संबंधों की प्रक्रियात्मक व्याख्या करना। मानव एवं प्रक्रियात्मक व्याख्या मानव एवं पर्यावरण के संबंधों की प्रक्रियात्मक व्याख्या करना। मात्रात्मक क्रांति संरचनात्मक व्याख्या करती है, यह किस पर बल देता है, संरचनात्मक के बदले प्रक्रियात्मक जो व्याख्या है वो उस पर ज्यादा बल देते हैं। इसके अलावा ये मानव के व्यवहार से संबंधित जो प्राथमिक आंकड़े हैं उनके एकत्रण पर बल देता है। मानव के व्यवहार से संबंधित प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण पर बल। अब मानव का व्यवहार है वह प्राथमिक रूप से किस चीज पर आधारित था, यानी मानव ने किसी चीज को लेकर के प्रथम जो किसी प्रकार का जो व्यवहार किया तो उसके जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित करना। यानी किसी क्षेत्र विशेष प्राथमिक आंकड़े, यानी हम किसी से जाकर के स्वयं उस क्षेत्र विशेष में पूछ लें कि ये जो इस प्रकार की कृषि स्वरूप यहाँ पर विकसित हुआ या इस प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई हैं उनके पीछे क्या कारण है, तो ये क्या कहते हैं कि मानव के व्यवहार से संबंधित जो प्राथमिक आंकड़े हैं उनका संग्रहण करना चाहिए। उससे हम क्या है, मानव की जो वास्तविक प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में जानने से अधिक नजदीक पहुंचेंगे। इसके अलावा ये क्या है, व्यक्तिनिष्ठ निर्णयों में जो ज्यादा विश्वास रखते हैं, यानी प्रत्येक, इनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार है वो अलग होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार प्रत्येक परिस्थिति में अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। यानी व्यक्तिनिष्ठ व्यवहार पर बल। व्यक्तिनिष्ठ व्यवहार पर व्यक्तिनिष्ठ व्यवहार पर बल, यानी व्यक्तिनिष्ठ व्यवहार का मतलब यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ निर्णय है, प्रत्येक व्यक्ति है वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग निर्णय करता है। यानी किसी भूमि पर मान लीजिए कोई तालाब बना हुआ है, कोई तालाब बना हुआ है, अगर कोई किसान उस भूमि को खरीदता है तो वह यह देखता है कि यह तालाब मेरे लिए लाभदायक होगा, क्योंकि अगर हम उसमें फसल बोएंगे तो उसके लिए सिंचाई के लिए जल उसमें से उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई जो बिजनेसमैन या कोई बिल्डर उसको खरीदता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो तालाब को बाधा समझेगा, भी ये तालाब मेरे लिए क्या बाधा है, इसको पहले हटाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर किसी प्रकार की जो बिल्डिंग वगैरह है वो नहीं बनाई जा सकती। तो इसलिए क्या है, दो व्यक्ति हैं, दोनों के उस भूमि को लेकर के अलग अलग निर्णय हैं, अलग अलग उसके व्यवहार हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, व्यक्तिनिष्ठ व्यवहार पर ज्यादा बल देते हैं। तो अब इसके सिद्धांत हम देखते हैं, ये थे उद्देश्य और अब सिद्धांत। आचरण भूगोल के सिद्धांत या संकल्पनाएं।
तो पहला सिद्धांत इनका क्या है कि मनुष्य के मस्तिष्क में वातावरणीय प्रतिमाएं होती है। मनुष्य के मस्तिष्क में वातावरणीय प्रतिमाएं होती हैं। यानी आचरणवादियों का मानना है कि मनुष्य के मस्तिष्क में अपने वातावरण को लेकर के एक कोई न कोई विशेष प्रतिमा बनी होती है। यानी जैसा उसको जिस चीज में अपने लिए उचित लगा उसके जैसी उसके मस्तिष्क में क्या है, एक वातावरणीय या मानसिक प्रतिमा बनी होती है। वातावरणीय मस्तिष्क प्रतिमाएं, तो मेंटल मैप जिसको कहा जाता है। मनुष्य किसी भी चीज को लेकर के अपने मस्तिष्क में पहले से एक अवधारणा, एक मैप है, एक मानचित्र है, वो बना लेता है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में अगर देखें तो मान लीजिए कि जैसे हम दिन रात जो खबर देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि बड़े जो शहर हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, वहाँ से क्या है आपराधिक घटनाओं की जो जानकारियाँ हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। यानी वहाँ पर ज़्यादा आपराधिक घटनाएं होती हैं। तो कुछ व्यक्ति क्या सोचते हैं कि हमें उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, हम वहाँ पर क्या है सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहाँ आपराधिक घटनाएं ज़्यादा होती हैं। दूसरा व्यक्ति उसके बारे में ये सोचता है कि वह क्या एक बड़ा शहर है, वहाँ का विकास ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ पर क्या आपराधिक घटनाओं की जो जानकारी है वो जल्दी से जल्द पहुँच जाती है, यानी ज़्यादा मामले हैं वो दर्ज होते हैं। तो इस प्रकार क्या है दोनों के मन में उस क्षेत्र को लेकर के अलग अलग मेंटल मैप या मस्तिष्क की प्रतिमाएं बनी हुई होती हैं। अब जैसे कृषक किसी भूमि को खरीदेगा तो कृषि उसका उद्देश्य रहेगा, दूसरा व्यक्ति कोई बिजनेसमैन होगा तो वह या तो फैक्ट्री लगाने के उद्देश्य या किसी बिल्डिंग के निर्माण के उद्देश्य से खरीदेगा। तो यानी पहले से उसके मन में क्या है मानसिक प्रतिमा बनी होती है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में बाढ़ ज्यादा आती है तो वहां के जो लोग हैं वो जो नदी का तटबंध है उसको क्या कर देंगे, मजबूत करेंगे ताकि आने वाले समय में बाढ़ न आए, यानी उस तटबंध को तोड़ करके पानी आगे न आए और बाढ़ से सुरक्षा प्राप्त हो। तो इस प्रकार के आचरणवादी जो हैं उनका मानना है कि मनुष्य के मस्तिष्क में पहले से कुछ प्रतिमाएं निर्मित होती हैं। दूसरा सिद्धांत क्या है, शोधकर्ता को ऐसी जो प्रतिमाएं हैं उनकी परिशुद्धता से पहचान करनी चाहिए। शोधकर्ता को प्रतिमाओं की परिशुद्धता से जांच करनी चाहिए। यानी कोई शोध करता है तो वह मानसिक प्रतिमा किसी क्षेत्र विशेष में किस व्यक्ति की किस प्रकार की बनी हुई है उसके बारे में उसको परिशुद्धता के साथ यानी भली भांति उसको क्या है जांच परख उसकी करनी चाहिए। अब जो वातावरणीय प्रतिमाएं होती हैं यानी मानसिक जो प्रतिमाएं, वातावरणीय प्रतिमाएं जो मनुष्य के मन में बनी होती हैं वो क्या है, मानसिक वातावरणीय प्रतिमाएं निर्णयों के निकट होती हैं। यानी जो मानसिक प्रतिमाएं मनुष्य के मन में जो मेंटल मैप बना होता है, जो मानसिक प्रतिमा बनी होती है वो क्या है उसके निर्णयों के निकट होती है, यानी निर्णय से उसका निकट संबंध होता है। अब पहले से जैसे हमने भूमि के बारे में बात की तो उसके मन में जो भूमि है वो कैसी देखेगा, वो जिसमें कृषि की जा सके, जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, जो उपजाऊ हो। यानी मानसिक प्रतिमा जो बनी हुई है उसके निकट निर्णय क्या होगा, कृषि करना, सिंचाई की सुविधा, उपजाऊपन, ये सारी चीजें वो किस लिए देख रहा है, ताकि वो क्या कर सके, कृषि
इसलिए क्या है, मानसिक वातावरणीय प्रतिमाएं जो बनी होती हैं या मानसिक प्रतिमाएं जो बनी होती हैं वो निर्णयों के अति निकट होती हैं, यानी निर्णयों को बहुत ज़्यादा वो प्रभावित करती हैं, अत्यधिक प्रभावित करती हैं। तो ये सिद्धांत हो गए, इसके मुख्य सिद्धांत हैं। अब जो इसके आचरण भूगोल के विकास में जिन विद्वानों का योगदान रहा उनके बारे में देखते हैं। आचरण भूगोल विकास में योगदान। अब जो आचरण भूगोल है उसमें सबसे पहला नाम आता है कांट। यानी आचरण भूगोल के विकास का प्रारंभ क्या है, इमैनुअल कांट के काल से ही प्रारंभ हो गया था। यानी यहां पर क्या है, इन्होंने आचरण यानी मनुष्य के आचरण के आधार पर भूगोल की विषय वस्तु को निर्धारित करने का प्रयास किया। इसके अलावा जो ग्लीबर वाइट हैं उन्होंने बाढ़ का अध्ययन किया था। ग्लीबर वाइट, इन्होंने क्या किया, बाढ़ का अध्ययन। और बाढ़ का मनुष्य पर प्रभाव, मानव व्यवहार उस बाढ़ से किस प्रकार प्रभावित होता है और किस प्रकार मनुष्य है उस बाढ़ से बचने के लिए अपना अलग अलग स्थानों पर अलग अलग निर्णय लेता है। तो इसी प्रकार उन्होंने बाढ़ का अध्ययन किया। इसके अलावा रेकलस जो है उन्होंने भी क्या है, आचरण भूगोल के विकास में योगदान दिया। और उनका मानना था कि वातावरण के प्रति मानव उदासीन नहीं है और वह पर्यावरण की अपनी जो मानसिक चिंतन है उसके आधार पर व्याख्या करता है। वातावरण के प्रति मानव उदासीन नहीं, और वह क्या करता है, मानसिक चिंतन के आधार पर व्याख्या। यानी पर्यावरण के प्रति है वो मनुष्य बिल्कुल भी उदासीन नहीं है और वह अपने मानसिक चिंतन के आधार पर उस पर्यावरण की व्याख्या करता है। जैसे उसकी मानसिक चिंतन होगा, उस पर्यावरण के बारे में जो भी उसके विचार होंगे वो क्या करते हैं, इसके बारे में पूर्णतः बताते हैं। यानी मानसिक जो उसकी चिंतन क्षमता है उसके आधार पर अपने आसपास के वातावरण की कमियों को, उसकी जो गुण हैं उनके बारे में वह वर्णन करता है। इसके अलावा किर्क जो है उन्होंने प्रथम आचरण मॉडल प्रस्तुत किया था। किर्क प्रथम आचरण मॉडल। तो प्रथम आचरण मॉडल किसने प्रस्तुत किया, किर्क ने। और यह इन्होंने क्या 1952 से लेकर के 63 का जो काल था उसमें इन्होंने आचरण मॉडल प्रस्तुत किया था। और इनका मानना था कि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी एक सिद्धांत का, किसी एक सूचना का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन आधार पर जो एक ही सूचना है वह क्या हो सकती है, अलग अलग। यानी अलग अलग सामाजिक परिवेश वाले आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए एक ही सूचना है, उसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। यह किसका मानना था, किर्क का। अब जैसे किसी भी समाज में क्या है, कृषि को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो विशेषतः ये माने कि जो शाकाहारी होते हैं वो क्या है, फसल उत्पादन पर ज्यादा विशेष बल देते हैं। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए क्या है, समुद्र तट अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका जो भोजन है वो क्या है,
मांसाहारी भोजन है, मछलियां वगैरह जो खाते हैं, तो उनके लिए समुद्र तट का अलग महत्व हो सकता है। दूसरा जो व्यक्ति है उसके लिए क्या है, समुद्र तट का अलग महत्व होगा। अगर व्यापारी कोई है तो उसके लिए समुद्र का अलग, व्यापार के अंदर उसके लिए महत्व होगा। तो सांस्कृतिक, आर्थिक और जो सामाजिक आधार हैं उस पर एक ही सूचना है उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है, यानी एक ही सूचना को अलग अलग अर्थों में समझा जाता है। जैसे मैंने आपको एक जो बिजनेसमैन और किसान का उदाहरण दिया, उसी आधार पर क्या दोनों के लिए भूमि एक ही उपलब्ध है, लेकिन दोनों के लिए अर्थ उसका क्या है, भिन्न भिन्न है। तो एक ही सूचना है, वो आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक जो आधार है उसके अलग आधार पर क्या है, उसके अर्थ अलग अलग निकल सकते हैं, उसके अर्थ है वो अलग अलग निकल सकते हैं। इसके अलावा जो किर्क है, इमैनुअल कांट है, गिल्बर व्हाइट हैं, उन्होंने क्या है भूगोल, जो आचरण भूगोल है उनके विकास में योगदान दिया। तो इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आधार पर एक ही सूचना के लिए सभी के लिए अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। अब इसकी आलोचना किस बिंदु पर हुई, आत्म केंद्रित। आचरण भूगोल को क्या माना जाता है, आत्म केंद्रित, यानी एक व्यक्ति विशेष को किसी चीज का आधार मान करके उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, यही इसकी आलोचना का मुख्य बिंदु है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि आचरण भूगोल है वो व्यक्तिनिष्ठ है और व्यक्ति के जो एक व्यक्ति विशेष के निर्णय होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं किसी एक सूचना के आधार पर। तो इस प्रकार हमने आचरण भूगोल पढ़ा। अब आचरण भूगोल जो है उसकी आलोचना किस बिंदु पर हुई, आत्म केंद्रित होने पर। धन्यवाद।